सबको नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी दोस्तों, उसमें मैंने सिंधु सभ्यता को आपको समझाने का और उसका एक इंट्रो दिया था कि किस प्रकार से सभ्यता की खोज हुई, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी राजनीतिक पोजीशन कैसी थी, ठीक है, किस प्रकार से उस सभ्यता का नामकरण किया गया और कैसे कैसे वो सभ्यता आगे को बढ़ी। ठीक है, तो आज जो दोस्तों, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी हमारी, उसके प्रमाण हमें खुदाई के से ही प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जो सिंध नदी थी और जो आज की डेट में सरस्वती नदी, जो घग्गर नदी के नाम से भी जानी जाती है, इसके किनारे जितने भी, इन नदियों के किनारे या इन नदियों की जो सहायक नदियाँ थी, इनके किनारे जो भी खुदाई की गई, तो वहाँ पर जो जो शहर हमें प्राप्त हुए, स्थल जो प्राप्त हुए, उन खुदाई के पश्चात ही हमें पता चल पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या हुआ था। तो आज हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं कि प्रमुख स्थल जहाँ से हमें विभिन्न प्रकार की खुदाइयों से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 है, और उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आइएगा। ठीक है, तो और एक छोटा सा अनुरोध ये भी रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसके अगर कार्बन 14 जैसी पद्धति का इस्तेमाल करके इसकी जो सभ्यता का जो टाइम ड्यूरेशन था, यानी कि निर्धारण काल था, तो ये कहा जाता है, काल इसका जो कहा गया दोस्तों, ये कहा गया आपका 2350 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो इसका जो काल निर्धारण किया गया दोस्तों, और इस काल निर्धारण के लिए कार्बन 14 विधि अपनाई गई दोस्तों। ठीक है, कार्बन 14 विधि अपनाई गई और इससे इसका काल निर्धारित किया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो काल था वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य ये सभ्यता रही है। ठीक है, यद्यपि इसमें विद्वानों के काफ़ी अलग अलग मत हैं, तो उन पर हमें नहीं जाना है, बल्कि प्रमाणिकता की ओर हमने जाना है, क्योंकि कार्बन 14 एक प्रमाणिक विधि है दोस्तों। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की काल निर्धारण हमने कर दिया, बाकी हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था। अब आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि इसके जो प्रमुख जो स्थल थे जहाँ पर खोजें की गई हैं, उनमें क्या क्या निकला था दोस्तों। और यहाँ से एक प्रश्न जरूर बन के आपके सामने आता है। तो उसमें जो पहला जो प्रमुख स्थल था दोस्तों, उसका नाम था आपका हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, ये हड़प्पा नाम आपने सुन लिया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जब स्टार्ट की गई थी, यानी कि खुदाई जब शुरू की गई थी, तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की ही क्या की गई थी, खुदाई की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर कौन सा था, हड़प्पा था, जिसकी खुदाई की गई। ठीक है, तो हड़प्पा जो दोस्तों आपको बता दूं, ये अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता से पहले खुदाई की गई थी। ठीक है, अब ये पाकिस्तान के जो जिस स्थान पर है वहाँ का नाम है पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में है ये। ठीक है, मांटगोमरी ज़िले में हड़प्पा स्थान पड़ता है, पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में। ठीक है, अब इसकी जो खोज की थी दोस्तों, वो खोज की थी वो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की गई थी। तो एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे, आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के माउंटगोमरी ज़िले में है, और इसकी खोज 1921 में की थी। अब इसके जो खोजकर्ता थे दोस्तों, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। खोजकर्ता थे तो वो थे आपका राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, यानी कि हड़प्पा स्थल की जो खुदाई की थी, वो किसके द्वारा की गई थी,
आप बोलेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी कि आर.डी. साहनी ने इसकी खोज 1921 ईस्वी में की थी। और हड़प्पा आपका कहाँ पड़ता है, माउंट गोमरी। यहाँ पर से जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और पूछता है, नदी का नाम पूछ लेता है दोस्तों कि किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए कि वैसे हम सिंध सभ्यता बोल रहे हैं और सिंध सतलज, ठीक है ना दोस्तों, सतलज आपकी सिंध की ही सहायक नदी है, ठीक है। और सतलज की भी 5 नदियां हैं पंजाब प्रांत में, जो इंडिया का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, ठीक है। और वो नदी है एक, उस नदी का नाम है आपका रावी नदी, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा जो स्थान पड़ता है, ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी में है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने की थी, सॉरी राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। और ये माउंट गोमरी ज़िले में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो मिले हैं, जो प्राप्त साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ पर, ठीक है ना, साक्ष्य जो मिले हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कई बार, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या बने हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा शहर जो मिला था दोस्तों, उसमें दुर्ग तो होता ही था, लगभग सभी जितने भी खुदाई के स्थल थे उनमें दुर्ग यानी कि किलेबंदी की गई थी शहर की इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और एक स्थान से मतलब एंट्री गेट था, बाकी ये किलेबंदी की गई थी शहर की, ठीक है। और एक अंदर भी एक दुर्ग बनाया गया था, जहाँ पर मतलब क्या होता था, तो जो ये दुर्ग वाला जो क्षेत्र था, तो हो सकता है यहाँ पर जो अमीर व्यक्ति हैं या फिर जो राजा वर्गीय होंगे या फिर जो पुरोहित वर्गीय होंगे, ठीक है, वो लोग यहाँ रहते होंगे। सेम ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सेम इसी तरीके का था। और नीचे जो ये जो घर बने हुए थे वो दुर्ग के अंदर नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक किलेबंदी के अंतर्गत थे। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक तो मिले आपके श्रमिकों के आवास से, इसको इतिहासकारों ने लिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अन्नागार मिले हैं दोस्तों, ठीक है ना, अन्नागार का मतलब गोदाम, ठीक है ना, गोदाम मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर सब पहले जो मिले हैं अन्नागार मिले हैं, अन्नागार। अन्नागार कहाँ पर मिले हैं, तो आप कहेंगे हड़प्पा में मिले हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या मिले हैं, ओखली युक्त चबूतरे मिले हैं, ओखली युक्त चबूतरे, ओखली युक्त चबूतरे, ठीक है, ओखली युक्त चबूतरे, चबूतरे। तो जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो ओखली में ये अपना धान कूट काट करके, मतलब जो भी मतलब अनाज होता था उसको कूटते होंगे या पीसते होंगे, ठीक है, फिर खाना बनाते होंगे। तो ओखली युक्त चबूतरे मिले हैं, अन्नागार यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक शंख का बैल मिला है, शंख का बैल। तो शंख का बैल कहाँ पर मिला है आपका, ये आपका हड़प्पा में मिला है दोस्तों, ठीक है। शंख का बैल आपका कहाँ पे मिला है, हड़प्पा में मिला है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर मछुआरे का चित्र मिला हुआ है, मछुआरे का चित्र मिला हुआ है, ठीक है, मछुआरे का चित्र मिला हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मछुआरे का चित्र हो गया, शंख का बैल हो गया, ओखली युक्त चबूतरे हो गया और अन्नागार हो गए, आपके कहाँ पे मिले हैं, ये हड़प्पा में मिले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ आपका जो दाह संस्कार से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ें भी मिली हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर श्रमिक आवास मिले हैं दोस्तों, क्या मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं। तो श्रमिक आवास का से मिलने से ये प्रूव हो जाता है कि हड़प्पा में समाज उच्च और मध्यम और मजदूर वर्ग में बंटा हुआ था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक समाधि मिली है दोस्तों, और उस समाधि को समाधि R37 नाम दिया गया है दोस्तों, समाधि R37 नाम दिया गया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। समाधि मिली है R37 प्रकार की, श्रमिक आवास मिले हैं दोस्तों। मछुआरे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता से। शंख का बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है,
तो हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है, यानी कि हड़प्पा स्थल से। और ओखली युक्त चबूतरे कहाँ से मिले हैं दोस्तों, ये भी आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ईंटों का वृत्ताकार चबूतरे, तो मैं जो ओखली युक्त चबूतरे हैं ये इसी ईंटों के बने हुए हैं दोस्तों, तो ये चीज़ आप क्लियर अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो समाधि R37 कहाँ से प्राप्त हुई है आपकी, आप कह सकते हैं हड़प्पा से। और अन्नागार यहाँ के प्रमुख थे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से मिली हुई हैं। तो हड़प्पा के बारे में आप क्लियर हो चुका है कि अन्नागार मिलेंगे तो उसको कूटने की के लिए भी चाहिए, तो ओखली युक्त तो चबूतरे मिलेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ जब सामान होगा आपके पास, तो यानी कि मच्छी मारने का काम होता होगा, तो मछुआरे का चित्र भी दिया गया है। और मच्छी मारने के लिए जाता होगा आदमी R7, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं शंख का बैल और समाधि R37 याद रखिएगा दोस्तों। R37 प्रकार की एक समाधि मिली है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो हड़प्पा आपको क्लियर हो चुका है कि हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी में स्थित है, जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। अब जो दूसरा स्थल आता है दोस्तों इम्पोर्टेंट, वो आता है आपका मोहनजोदड़ो। जोदड़ो, ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। कई लोगों ने मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी होगी, तो उससे भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। तो मोहनजोदड़ो जो दोस्तों आपका जो स्थान है, ये भी आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। और ये जो है पाकिस्तान के, ये सिंध प्रांत में है, ठीक है ना। सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में, जैसे माउंट गोमरी ज़िले में था आपका हड़प्पा, और लरकाना ज़िले में आपका मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन अगर उठता है कि हड़प्पा किस ज़िले में है, तो आप बोलेंगे माउंट गोमरी ज़िले में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आप कहेंगे लरकाना ज़िला पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अभी पाकिस्तान और लरकाना ज़िला आपको क्लियर हो गया है। तीसरी चीज़, इसकी खोज कब की गई थी, तो खोज इसकी दोस्तों हड़प्पा के 1 साल बाद की गई थी, यानी कि 1922 ईस्वी में, ठीक है। 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे दोस्तों, ठीक है, तो खोजकर्ता हड़प्पा संस्कृति की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी दोस्तों, वो की थी आपकी राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखेंगे, ये तो हल्का फुल्का इंट्रो हो गया, बनर्जी, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, ठीक है दोस्तों। और ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है दोस्तों। ये जो मोहनजोदड़ो है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ जो होता है वो होता है आपका मृतकों का टीला, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इसे मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो शव प्राप्त हुए हैं, वह वो शव कई लोगों के मिलकर के एक साथ ही एक के ऊपर एक रखे गए थे, खुदाई में इस तरीके से प्राप्त हुए हैं, जो कि समाधि नहीं थी, जिससे कि ये प्रूव होता है कि यहाँ पर युद्ध की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है ये, ठीक है। किसी का हाथ मिल रहा है कंकाल के रूप में, तो किसी का पाँव था, अलग अलग, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों की या बहुत सारे जानवरों की अस्थिपंजर यहाँ पर एक साथ मिले हैं, तो इसलिए इसका नाम इसको मोहनजोदड़ो रखा गया, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला दोस्तों। तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अब यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साक्ष्य। देखिए, हड़प्पा में आपके श्रमिक आवास मिले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो मिलेंगे आपको, ये थोड़ा से पूजा पाठ और पंडित से इसको लेकर के चलिएगा आप। तो यहाँ पर सबसे पहला तो जो मिला है वो मिला है आपका पुरोहित आवास, ठीक है, पुरोहित आवास मिले हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों पुरोहित आवास मिलने के साथ साथ यहाँ पर क्या मिले हैं, दूसरा आपका विशाल स्नानागार स्नानागार मतलब
बहुत बड़ा है दोस्तों इस तरीके का कि मतलब ये कह सकते हैं स्नान करने स्नानागार बहुत बड़ा स्नानागार था वो। एक ये नहीं कह सकते हम कि अपने बाथरूम से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो विशाल स्नानागार यानी कि जो कि एक बहुत बड़ी इमारत कहलाती है मोहनजोदड़ो की, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है कि पुरोहित आवास यहाँ पर मिला, यानी कि पुरोहित कोई पंडित जी होगा और उसको नहाने के लिए स्नानागार था वहाँ पर, ठीक है ना, स्नानागार था। तीसरा, यहाँ पर अन्नागार मिले हैं दोस्तों, अन्नागार। अब आप कहेंगे कि हड़प्पा में भी अन्नागार मिला था, यहाँ पर भी अन्नागार मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विशाल अन्नागार मिले हैं दोस्तों। अगर हड़प्पा की तुलना में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो ज़्यादा बड़ा था दोस्तों। इस तरीके से आप अपने माइंड में रखेंगे कि अन्नागार दोनों जगह मिले हैं, हड़प्पा में भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ठीक है। तो विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और पुरोहित भवन, ठीक है ना, आवास। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर मिले हैं वो यहाँ पर मिले हैं कुआं। कुआं मिला है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं मिला है, ठीक है ना, कुआं मिला है यहाँ पर। और कुआं जब होगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्नानागार भी होगा ही होगा दोस्तों। तो पानी से रिलेटेड चीज़ आप इस तरीके से मोहनजोदड़ो के साथ रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सभा भवन मिला है, सभा भवन, ठीक है दोस्तों। सभा भवन मिला है आपका मोहनजोदड़ो में। तो जब जहाँ पुरोहित होगा वहाँ क्या होगा, सभा भी बैठेगी। पुरोहित जी मतलब जो पुरोहित होंगे वो क्या करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे सभा भवन में बैठ करके, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप याद करने का तरीका ढूंढ सकते हैं कि पुरोहित जी नहाने के लिए गए यानी कि स्नानागार में गए, स्नान करने के बाद उन्होंने अन्न खाया यानी कि अन्नागार, उसके बाद उन्होंने पानी पिया, ठीक है ना, खाना खाने के बाद पानी आपका आदमी कुएं से, उसके बाद वो सभा भवन में सभा करने के लिए चले गए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी यानी कि ये एक्चुअली नंगी मूर्ति है, ठीक है, नग्न मूर्ति है, महिला की मूर्ति है, ठीक है। तो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिससे ये प्रूव होता है कि हड़प्पा सभ्यता में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। तो कांसे की जो क्या होगी मूर्ति होगी, नग्न मूर्ति होगी, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर किसी दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है दोस्तों, ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी। अब दाढ़ी वाले पुजारी यानी कि वो वही पुरोहित जी, ठीक है ना, दाढ़ी वाले पुजारी की जो मूर्ति मिली है, ठीक है। अब ये योग मुद्रा में मिली है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी दाढ़ी वाले जो पुजारी हैं उनके 3-4 मुँह हैं, ठीक है, उसी को पशुपति नाम दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंध सभ्यता के लोग थे वो पशुपति नाथ यानी कि शिव की पूजा करते हैं। तो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों, ठीक है। एक श्रृंगी, एक सींग वाली पशुओं की मूर्ति दोस्तों, ठीक है। तो एक सींग वाले पशुओं की मूर्ति भी आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मिला है यहाँ से आपका मिट्टी का तराजू, जिससे प्रूव होता है कि जो सिंध घाटी सभ्यता के लोग थे वो माप तौल की इकाइयों का भी प्रयोग किया करते थे। तो मिट्टी का तराजू आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपने देख लिया दोस्तों, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास है, विशाल स्नानागार हैं, अन्नागार हैं, कुआं मिला यहाँ पर, सभा भवन, ठीक है, कांसे की नर्तकी, दाढ़ी वाले पुजारी, एक सींग वाले पशु यानी कि एक श्रृंगी पशुओं की मूर्तियाँ और मिट्टी का तराजू इम्पोर्टेंट है जो आपका मोहनजोदड़ो से मिला। साथ ही साथ हमने ये भी क्लियर कर लिया है कि जो मोहनजोदड़ो है वो लरकाना ज़िला पाकिस्तान में है, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। और अगर दोस्तों
यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, जैसे हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर है, तो मोहनजोदड़ो जो है आपका वो आपका सिंध नदी के किनारे है दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, कई बार इस तरीके से मैच करने के लिए आ जाता है। रावी हड़प इस तरीके से एक साइड नदियों के नाम दे देगा और एक साइड पुरातात्विक जो खोजे गए स्थल थे उनके बारे में उनका नाम लिख लेगा, तो नदियों को के साथ स्थलों को मैच कराना है। तो ये आपका सिंध, मोहनजोदड़ो आपका सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो आपको क्लियर हो चुका है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी और ये सिंध नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है दोस्तों। यहाँ पर जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो हुई है आपका पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, अन्नागार, कुआं, सभा भवन, कांसे की नर्तकी, दाढ़ी वाले पुजारी और एक सिंग वाले पशुओं की मूर्ति और मिट्टी का एक तराजू भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तीसरी चीज़ है दोस्तों, जो तीसरा स्थल आ रहा है वो पाकिस्तान का है और उसका नाम है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, चनहूदड़ो। ठीक है, चनहूदड़ो ये भी आपका कहाँ कहाँ पर है? पाकिस्तान में है दोस्तों। तो याद रखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो ये मुख्य स्थल हैं पाकिस्तान के। ठीक है, चनहूदड़ो ये पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, और ये भी कहाँ पर है? आपका सिंध प्रांत में है। किस स्थान पर है? सिंध प्रांत में है। ठीक है, और इसकी जो मतलब जो नदी की अगर हम बात करें तो ये आपका सिंध नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है ये भी। ठीक है, लगभग ये कह सकते हैं आपकी मोहनजोदड़ो से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चनहूदड़ो शहर। ठीक है ना। अब दोस्तों इसकी जो खोज की थी, खोज जो हुई थी इसकी, खोज इसकी हुई थी आपका 1931 ईस्वी में, 1931 में। वैसे आप सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हड़प्पा की ही सन पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ से आगे आपको सन याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस कब हुई थी, लेकिन किसने की थी ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, खोजकर्ता। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता जो थे दोस्तों वो थे NG मजूमदार। NG यानी कि गोपाल मजूमदार। ठीक है ना, NG मजूमदार, ठीक है। 1931 में NG मजूमदार ने और अर्नेस्ट मैक भी थे इनके सहयोगी। ठीक है, तो NG मजूमदार का ही नाम यहाँ पर लिया जाता है कि NG मजूमदार ने 1931 में चनहूदड़ो की खोज की थी और जो कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ के जो प्राप्त साक्ष्य जो हैं दोस्तों, साक्ष्य ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद करने के लिए भी बढ़िया है। चनहूदड़ो में आप याद रख लीजिएगा कि चनहूदड़ो में मेकअप से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं। मेकअप यानी कि जो महिला सौंदर्यीकरण से रिलेटेड चीज़ें हैं, महिला सौंदर्यीकरण, महिला सौंदर्यीकरण। ठीक है दोस्तों, तो महिला सौंदर्यीकरण से रिलेटेड चीज़ें मिली है यहाँ पर, जैसे लिपस्टिक। लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुई है? आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपका काजल, कंघा, कंघी, ठीक है ना, इस तरीके से की जो चीज़ें हैं, मतलब जो प्रसाधन की जितने भी सौंदर्यीकरण की जो चीज़ें हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो चनहूदड़ो से प्राप्त हुई है। दूसरा, मन के बनाने के कारखाने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मन के बनाने के कारखाने, कारखाने। ठीक है, मन के बनाने के कारखाने। मन के का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखने, मन के आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक माला होती है आपकी, माला का जो एक दाना होता है, यानी कि दानों से गुथे हुई वस्तुएं। ठीक है ना, तो जिनको हम एक दूसरे से आपस में जोड़ करके पिरोते हैं उन्हें ही मन के कहा जाता है। तो मन के बनाने के जो कारखाने जो प्राप्त हुए दोस्तों वो आपके चनहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महिला सौंदर्यीकरण की चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई है? चनहूदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, ठीक है, वो था बिल्ली का पीछा करती हुई कुत्ता। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते
के पग चिन्ह, पग चिन्ह प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अंदाज़ा लगाया गया। तो इससे ये चीज़ अंदाज़ा लगाया जाता है कि बिल्ली और कुत्ता उस समय क्या थे, पालतू जानवरों की श्रेणी में थे दोस्तों। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है चनहुदड़ों से कि महिला सौंदर्यीकरण और मन के बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पग चिन्ह, ये कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये चुनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो स्थान है दोस्तों, उसकी अगर हम बात कर ले, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसका नाम है आपका लोथल। ठीक है दोस्तों, लोथल। तो दोस्तों जो लोथल जो स्थान जो पड़ता है, ये आपका पड़ता है गुजरात में, भारत में। ठीक है, गुजरात में। अभी स्वतंत्रता के बाद भारत में जितनी भी खोजें की गई हैं, सबसे ज़्यादा सिंध घाटी सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो लोथल गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों, वो आपका 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1955 ईस्वी में हुई थी, और ये आपका है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी। भोगवा नदी गुजरात में है, और इसी के किनारे आपका लोथल एक शहर है। ठीक है, और इसकी जो खोज की गई थी 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी, रंगनाथ राव। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। ठीक है, एमजी मजूमदार ने आपकी चनहुदड़ों की खोज की थी 1931 में, और रंगनाथ राव ने 1955 में लोथल की खोज यानी कि खुदवाई की थी दोस्तों। अब यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो प्राप्त हुए हैं, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, ठीक है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है दोस्तों, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर जहाज़ आते और जाते हैं, बंदरगाह। ठीक है ना, सी पोर्ट या बंदरगाह। ठीक है ना, तो बंदरगाह दो ही जगहों से प्राप्त हुए थे, एक तो सूतकांगेडोर से और एक लोथल से प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक है, तो गोदीवाड़ा आप अगर भारत का नक्शा अपने माइंड में क्लियर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो गुजरात है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या है, लोथल है दोस्तों। तो ये लोथल इस समुद्र के किनारे है, और यहीं पर आपका क्या मिला है, यहाँ पर आपका गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि इससे ये प्रूव होता है कि लोथल से व्यापार किया जाता था पश्चिमी एशिया के लिए, पश्चिम एशिया के लिए व्यापार किया जाता था, क्योंकि जो पश्चिम एशिया यानी कि जो मध्य एशिया वाला जो पोर्शन है, यानी कि ईरान की और जो लोथल हैं वहाँ की जो मुद्राएं हैं वो एक जैसी प्राप्त हुई हैं। तो उससे ये प्रूव होता है कि सिंध घाटी सभ्यता के लोग यानी कि लोथल के लोग यहाँ पर क्या करते थे, पश्चिमी एशिया में व्यापार करते होंगे। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगर दूसरी बात कर लें, ठीक है ना, इसके बाद अगर बात कर लें, यहाँ पर एक हाथी दांत प्राप्त हुआ है, हाथी का दांत, हाथी दांत याद रखिएगा, हाथी का दांत यहाँ से प्राप्त हुआ है लोथल से। और एक हाथी की खोपड़ी है दोस्तों, हाथी की खोपड़ी आपका हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ये मैं बताना आपको वहाँ पर भूल गया कि हाथी दांत तो आपका लोथल से प्राप्त हुआ है, लेकिन हाथी की खोपड़ी आपकी हड़प्पा स्थान से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको गोदीवाड़ा का साक्ष्य, हाथी के दांत, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक यहाँ पर दिशा मापक यंत्र, इस चीज़ को भी आप क्लियर रखेंगे, दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है दोस्तों, दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है लोथल से। तो ये चीज़ दिशा मापक यंत्र वही है कि जब हम जहाज या नावों से जब जाते थे तो हमें दिशा दिखाने का काम करता है, जैसे जिसको हम कंपास बोलते हैं आज की डेट में। तो उसी प्रकार का एक है दिशा मापक यंत्र। तो दिशा मापक यंत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। हाथी दांत कहाँ से मिले हैं, लोथल से। गोदीवाड़ा के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं, वो भी दोस्तों लोथल से। और फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये जो मैं बोल रहा ईरान का प्राचीन नाम फारस है दोस्तों। तो फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो भी आपकी लोथल से, क्योंकि व्यापार यहीं पर होता था। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि फारस की मोहरें हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपकी
क्लियर हो चुकी है। तो लोथल आपका क्लियर हो चुका होगा कि इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव ने की थी, जो कि गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अब बात थोड़ा आगे कर लेते हैं दोस्तों। जो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, अब जो राखी गढ़ी जो क्षेत्र है दोस्तों, ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा, हरियाणा हिसार, हिसार में है दोस्तों ये, ठीक है। हरियाणा हिसार में यह स्थान है राखी गढ़ी, ठीक है। अभी तक ज्ञात स्थलों में हड़प्पा कालीन जितने भी ज्ञात स्थल हैं दोस्तों, सबसे बड़ा क्षेत्रफल राखी गढ़ी का है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला स्थान, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला स्थान कौन सा है? राखी गढ़ी, ठीक है। और ये जो दोस्तों ये है आपका घग्घर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्घर, सरस्वती भी कहा जाता है इसको, घग्घर नदी के किनारे, ठीक है ना। घग्घर नदी के किनारे स्थित है राखी गढ़ी, ठीक है, हिसार हरियाणा में, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों बहुत कुछ मिला है। एक तो हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ से, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, ठीक है। हड़प्पा लिपि, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की है आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक या ब्रुष्टुभेदन, आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो ब्रुष्टुभेदन लिपि में एक मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ से, और इसके साथ साथ ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो आप कहेंगे राखी गढ़ी से। और राखी गढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता यही बताई जो मैंने आपको, कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, ये अभी तक खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये किस नदी के किनारे है? आपका घग्घर नदी के किनारे है। इसकी जो मतलब खुदाई की गई थी दोस्तों 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी, ठीक है, सूरज भान। तो इसके बारे में इतना ही आप याद रखिएगा कि हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा किस अन्य स्थान से प्राप्त हुई है? राखी गढ़ी से। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है अभी तक? आप कहेंगे राखी गढ़ी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट आ रहा है वो आ रहा है, नेक्स्ट स्थान है बनावली, बनावली, ठीक है। राखी गढ़ी भी हरियाणा में है, बनावली भी आपका कहाँ है? हरियाणा हिसार में, हरियाणा हिसार में है दोस्तों बनावली भी, ठीक है ना। और आर.एस. बिष्ट ने इसकी जो खुदाई करवाई थी 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। और ये भी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें मिली है दोस्तों बनावली में। एक तो सबसे पहले मिट्टी का हल मिला है यहाँ पर, मिट्टी का हल। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मिट्टी का हल किस स्थान से प्राप्त किया गया है? तो मिट्टी का हल बनाया जाएगा, यानी कि बनावली, मिट्टी का हल बनाया गया होगा, तो बनावली से प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य भी हैं, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। और जौ के दाने, जौ के दाने के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो वो भी आपका बनावली से प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। एक और है दोस्तों आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्थान है आपका रंगपुर, रंगपुर स्थान है रंगपुर। यह आपका दोस्तों जो रंगपुर है यह आपका पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के काठियावाड़ में, ठीक है, गुजरात काठियावाड़ में, काठियावाड़ में पड़ता है दोस्तों ये, ठीक है। और रंगपुर की खोज भी A.R. राव ने की थी, ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा। और ये आपका मादर नदी की, मादर या भादर लिखा रहता है कहीं पर, मादर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो यहाँ पर जो रंगपुर है यहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की
भूसी, धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि धान की भूसी के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके रंगपुर से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रंगपुर से धान की भूसी आप याद रख लेंगे। ठीक है, धान की भूसी। इसके अतिरिक्त अगला जो स्थान है दोस्तों, वो उसका नाम पड़ता है रोपड़। कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पर, एक तो यही पूछ लिया जाता है कि रोपड़ किस राज्य में है, तो रोपड़ आपका रूपनगर पंजाब में है ये। ठीक है, पंजाब राज्य में है। ठीक है, और दोस्तों इसकी खोज हो गई थी 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955 ईस्वी में। और ये रोपड़ जो है ये किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के, सतलज। ठीक है, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है रोपड़। ठीक है, रोपड़ की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है दोस्तों, यहाँ से जो तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली थी, तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, आप कहेंगे रोपड़ से। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, रोपड़ से प्राप्त हुई है। और एक चीज़ यहाँ पर और पाई गई, आपका मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य है। मानव प्लस कुत्ता, ठीक है, साथ साथ दफनाए गए। ठीक है ना, दफनाए गए। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं रोपड़ में। रोपे गए यानी कि मानव और कुत्ते एक साथ रोपे गए रोपड़ में। ठीक है, तो रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी आपके प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य पूरा पाषाण काल में, अगर पाषाण काल की बात करें तो बुर्ज होम का नाम आपने सुना है, कश्मीर में वहाँ पर मिले थे। और रोपड़ पंजाब में भी सिंधकालीन सभ्यता के मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने हड़प्पा सभ्यता की रख दी है। ठीक है, एक वीडियो पहले की बनी हुई है, एक वीडियो आपकी ये बन गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आती है तो एक बार और देखिएगा, क्लियर हो जाएगा जो चीज़ आपको लिखने वाली लगती है, क्योंकि सारी चीज़ें नोट करने लायक हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।